नमस्कार, मैं सूरज कुमार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण NHD। जैसा कि बाबू बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था। वीडियो ना आने का कारण है कि अभी लगन चल रहा तो उसमें कुछ बिजी हो जा रहे थे, उसमें और बहुत सारे कारण हो रहा था तो वो होता है। लेकिन फिर से हम लोग है एक नई वीडियो लेकर आए हैं। हम लोगों को चल रहा था क्लास 10th में बायोलॉजी पढ़ रहे थे, है ना। बायोलॉजी में ऑलरेडी है जो 5 से 6 पार्ट कर चुके हैं। ये पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम क्या है बाबुआ? जैव प्रक्रम। ठीक है, तो जैव प्रक्रम का है जो पहला चैप्टर शुरू हो गया था। उसमें है जो हम लोग बहुत पार कर चुके थे। ये लास्ट टॉपिक था। लास्ट टॉपिक हो था डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम था। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। एकदम प्रेम से समझिएगा। एकदम अगर ये वाला पॉइंट समझ गया तो एक भी छूटने वाला नहीं है। एग्जाम में 5 नंबर को पूछा जाता है और हर बार है जो पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है। क्वेश्चन रहेगा कि मनुष्य में पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करे, या क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि मनुष्य में आहार नाल का वर्णन करे, ऐसे करके पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बिना किसी टाइम गवाए। कहता कुछ है कि पाचन तंत्र क्या है। तो पहले समझते हैं कि पाचन या उसके बाद यानी तंत्र यानी डाइजेस्टिव और बाद सिस्टम। पाचन क्या है? तो पाचन है जो क्या करता है कि भोजन को, यानी ये जो भोजन के जो छोटे छोटे अणु होते हैं, भोजन के जो अणु होते हैं उसको ये जो सरल रूपों में तोड़ने का काम करता है। ये होता है पाचन। जैसे कहने का मतलब रोटी है। रोटी है जो क्या है, एक अणु से मिलकर बना है। अब उसको हम लोग छोटे छोटे कण में तोड़ दिए, उसी को कहते हैं पाचन कहते हैं ना। यानी छोटे छोटे अणुओं में कुछ कहते हैं कि यह पाचन जो होता है अणुओं को तोड़ करके कुछ होता है सरल अणु में बदलने का काम करता है। अच्छा, ये जटिल अणु को ऐसा लिख देते हैं, जटिल अणु, ऐसा अच्छा रहेगा। यानी ये जटिल अणुओं को कुछ करता है सरल अणु में तोड़ने का काम करता है। जो कठोर होता है, जटिल होता है, उसको सरल अणु में तोड़ता है। तंत्र क्या होता है? तंत्र यानी सिस्टम। सिस्टम मतलब है कि जो बहुत सारे अंगों से मिलकर बना। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ कुछ पाचन तंत्र, तो तंत्र क्या होता है कि बहुत सारे अंगों से जो मिलकर बनता है उसे तंत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुख हो गया, ग्लास नली हो गया, अमाशय हो गया, अग्नाशय हो गया, पित्त हो गया, यकृत हो गया, और छोटी हाथ, बड़ी हाथ, गुदा, इस सभी चीजों से जो मिलकर बनता है उससे हम लोग कुछ कहते हैं अंग यानी तंत्र कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम पंखा बनाते हैं तो पंखा में क्या होता है, उसका फैन होता है, मोटर होता है, कंडेंसर होता है यानी कैपेसिटर जिसको बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ से मिलकर बनता है तो पंखा होता है ना। उसी प्रकार से जो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है उससे हम लोग कुछ बोलते हैं तंत्र बोलते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, तो तंत्र समझ गया। यानी पाचन तंत्र यानी भोजन के जो पचाने का जो सिस्टम होता है, अंग होता है, उसी को हम लोग कुछ बोलते हैं पाचन तंत्र बोलते हैं। अब पाचन क्या है? तो पाचन जो होता है बाबा, ये जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने का काम करता है। देखो इसको इतना लिख दिए चलते कि ताकि लिखने में टाइम व्यर्थ न हो। ठीक है, और कोई बात नहीं है। तो कहता है कुछ कि जो पाचन है, पाचन क्या करता है, ये जटिल अणुओं को कुछ कर देता है, सरल अणुओं में तोड़ देता है। यानी सरल अणु किसको बोलते हैं? जो छोटे छोटे कण में हो, यानी छोटे छोटे अणु में तोड़ देता है, उसी को हम लोग कुछ कहते हैं सरल अणु कहते हैं। और किसको तोड़ता है? जटिल अणु को, जो कठोर होता है उसको तोड़ देता है ना। तो तोड़ने का काम करता है। अच्छा, अब एक बात बताओ कि कुछ चीज़ों का हम लोगों में पाचन होता है लेकिन कुछ चीज़ों का हम लोगों में पाचन नहीं होता। यानी हम लोगों के शरीर में कुछ चीज़ों का है जो पाचन होता है लेकिन कुछ चीज़ों का है जो पाचन नहीं होता। अब किसका पाचन नहीं होता तो समझिएगा, जो जल है छोटे, ठीक है, ये जल है। पहले सुनो, स्क्रीन शॉट लो और बाद हम समझाएंगे क्योंकि फिर कचरा हो जाएगा। अरे लो, हो गया। अब सुनो, कहता कुछ है कि जो जल है, जल को हम लोग कुछ बोलते हैं, जल जो है विटामिन है, खनिज लवण है, इसका पाचन कभी नहीं होता। जल, खनिज और जो विटामिन है, विटामिन सबका कभी पाचन नहीं होता इसका, बल्कि कुछ होता है बाबू, इसका अवशोषण होता है। इसका कुछ होता है अवशोषण, मतलब उसमें से जितना भी जो कण है उसमें से ऊर्जा है वो सबको हम लोग कुछ करते हैं, खींचते हैं। कारण है इसका पाचन न होने के कारण क्या है कि बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। इतना छोटा होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि इसको हम ऐसे ही निगल लेते हैं ना। इसको ऐसे ही क्या कर लेते हैं, निगल लेते हैं। इसके कारण ही क्या होता है कि यह है जो इसका पाचन नहीं होता। याद रखिएगा, जल का कभी पाचन नहीं होता, जल का पाचन नहीं होता, विटामिन का पाचन नहीं होता और जो खनिज लवण का पाचन नहीं होता, बल्कि इसका अवशोषण किया जाता है। उसके साथ साथ जो कहता है तीसरा पॉइंट जो है, ये सब स्टार पॉइंट लगा दिया गया। ये स्टार पॉइंट ही चलते लगाया गया कि ताकि ये याद करने वाले पॉइंट। ठीक है, अब कुछ कहता है कि पाचन, पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। क्या है? यानी जो पाचन जो है एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया। फिजियोकेमिकल प्रक्रिया किसको कहते हैं? फिजियोकेमिकल प्रक्रिया हम उसको कहते हैं यानी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया।
ये भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है ना, ये भौतिक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसी को हम लोग को कहते हैं फिजियोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। आगे कहता है कि पाचन को मुख्य कार्य है जो भोजन से ऊर्जा को प्राप्त करना। आखिर हम लोग भोजन किस लिए करते हैं? क्या बिना भोजन किए हम लोग जीवित रह सकते हैं? नहीं, बिना भोजन किए जीवित नहीं रह सकते। हाँ, अगर मान लिया जाए कि भोजन बिना किए जीवित रह सकते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं रह सकते हैं, कुछ दिनों तक रह सकते हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए कि भोजन के अलावा अगर हमको किसी प्रकार से ऊर्जा मिल रहा, देखो हम लोग बिना भोजन के जीवित रह सकते हैं, लेकिन कब? बिना भोजन को जीवित रह सकते हैं, लेकिन कब? जब हमको उस भोजन के बदले में जो ऊर्जा मिल रहा वो ऊर्जा मिलते रहे तब। यानी भोजन का एक ही उद्देश्य है कि उससे ऊर्जा को प्राप्त करना। हम लोग भोजन काला खाते हैं? हम लोग भोजन करते हैं ताकि उससे ऊर्जा है जो क्या हो सके, मिल सके, है ना। हम लोग भोजन इसलिए करते हैं ताकि उससे क्या हो सके, ऊर्जा मिल सके। ये जो पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है, वो भोजन से ऊर्जा को प्राप्त करना। अगर हम लोग रोटी खाते हैं तो उससे क्या खाते हैं, ताकि उस रोटी से, उस चावल से, उस फल से हमें कुछ ऊर्जा मिले, और वो ऊर्जा हम क्या करता है, हमारा शरीर को चलाता है। अगर हमारे शरीर में देखता ऊर्जा कम जाता है तो हम लोग लूंज पुंज हो जाते हैं। जैसे कहने का मतलब अगर 1 से 2 दिन सहना पड़े, है ना, तो कैसा हो जाता है, हम लोग के शरीर काम उतना अच्छे से नहीं कर पाता। यानी हम लोगों का पाचन का काम ही है कुछ करना, भोजन से ऊर्जा को प्राप्त करना। अगला कुछ है, आप बात आता है कि भोजन में पाचन किसका होता है। हम तो बोले कि जो है बाबूगा विटामिन को, जल को, खनिज लवण को पाचन नहीं होता। पाचन किसका होता है? तो पाचन जो होता है छोटे, पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का। 3 ही चीज़ों का पाचन होता है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में कितने चीज़ों का पाचन होता है? 3 चीज़ों का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का। याद रखना 3 चीज़ का कुछ होता है, पाचन होता है। अभी हम लोग आगे जानेंगे कि है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है और वसा का पाचन कहाँ होता है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। ये वीडियो हमें लंबा होगा, लेकिन एक बता देंगे बाबू, तो एक पॉइंट छूट भी नहीं सकता, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। बाकी जल और विटामिन और विटामिन और खनिज लवण का कभी पाचन नहीं होता। अब जो हो गया, तो ये था तो पाचन कि पाचन क्या है। तो पाचन है जो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने का काम करता है। कुछ चीज़ों का पाचन होता है, कुछ चीज़ों का पाचन नहीं होता। ठीक है, अब आ जा, अभी जो पाचन तंत्र है बाबू वो 2 रूपों में होता है। हमारे शरीर में पाचन तंत्र कितने रूपों में होता है? 2 रूपों में बढ़कर होता है। पहला तो एक आहार नाल के रूप में होता है, दूसरा पाचक ग्रंथि के रूप में। हमारे शरीर में 2 को काम करता है पचाने में भोजन, एक तो आहार नाल और दूसरा होता है कुछ तो या पाचन ग्रंथि। अब इसको आहार नाल और पाचन ग्रंथि के बारे में होता है। आहार नाल में कौन आता है? आहार नाल में सबसे पहले कुछ है मुख्य गुहा आता है। अच्छा, गुहा किसको कहते हैं? गुहा यानी जो हमारे खाली स्थान होता है उसको हम लोग मुख्य गुहा कहते हैं। जैसे एक खाली स्थान है उसको हम लोग कुछ कहते हैं, मुख्य गुहा कहते हैं। हम बाकी बारी बारी से समझेंगे कि मुख्य क्या है, ग्रसनी क्या है, अमाशय क्या है। पहले अभी समझिएगा कि आहार नाल में कौन कौन आता है। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ होता है आहार नाल होता है। याद रखना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ होता है आहार नाल होता है। और आहार नाल की लंबाई होता है जब आपका कितना फीट होता है? 32 फीट होता है। याद रखिएगा कितना फीट? 32 फीट होता है। ये मत सोचेगा कि ये आहार नाल है, नहीं, ये आहार नाल नहीं है, एक तो ग्रास नली है। ठीक है, ये कुछ है ग्रास नली है। इसकी लंबाई कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। इसका लंबाई कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। जबकि आहार नाल मुख से लेकर के कहाँ तक होता है? गुदा तक। तो यहाँ से लेकर के जो पूरे शरीर में जैसे फैलता है वही कुछ कहलाता है बाबा, वो आहार नाल कहलाता है। आहार नाल की लंबाई होता है लगभग कितना? 32 फीट। अगर मीटर में कहे तो लगभग 9 मीटर। ठीक है, 8 से 9 मीटर। आगे समझिएगा। अब आहार नाल में आता है कुल, तो सबसे पहले तो मुख हो गया। याद रखना है, फिगर देख लेना एक बार ताकि अगर फिर बारी आ जाए मिटाने का तो या बारी बारी से हम लोग समझेंगे। ये मुख हो गया, ये यहाँ से मुख से चल करके अमाशय से जोड़ता है, वो ग्रास नाली हो गया। ये जो पेट दिख रहा है इसको हम लोग पेट बोलते हैं, लेकिन बायोलॉजी भाषा में अमाशय होता है। तो ये हो गया कुछ बाबू अमाशय। ये हो गया यकृत से ही कुछ निकलता है, पित्त निकलता है। ये अग्नाशय हो गया। अग्नाशय के बाद छोटी आंत, ये बड़ी आंत, और एक बाद गुदा। ठीक है, अब है यानी मुख, ग्रास नाली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। ये किसका भाग है? तो ये है जो भाग आहार नाल का भाग है। ठीक है, ये किसका भाग है? आहार नाल का। बाकी बच गया कुछ बाबू पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि कौन होता है? तो देखो पाचक ग्रंथि हम उसको कहते हैं जो हमें भोजन पचाने में मदद करता है। पाचक ग्रंथि कौन होता है? जो हमें भोजन पचाने में मदद करता है, उसे हम लोग कुछ कहते हैं पाचक ग्रंथि कहते हैं। पाचक ग्रंथि में सबसे पहले तो लार होता है जो हमारे मुख में पाया जाता है। ये सबसे पहले पचाता है, तो हमारे मुख में पाए जाने वाला लार हो गया। दूसरा जठर ग्रंथि जो अमाशय में पाया जाता है।
अग्नाशय जो यहाँ है बाबू, इसमें से अग्नाशय रस स्रावित होता है। उसके बाद पित्ताशय जो ये भी भोजन पचाने में मदद करता है। और तीसरा हो गया आंत ग्रंथि, जो कहाँ पाया जाता है, छोटी बड़ी आंत में पाया जाता है। तो ये जो है पाचक ग्रंथि होता है। अगर कभी पूछ देता है कि एक आध दो पाचक ग्रंथि का नाम बताइए, तो लार ग्रंथि हो गया, जठर ग्रंथि हो गया, अग्नाशय हो गया, पित्ताशय हो गया और आंत ग्रंथि हो गया। ये हो जाएगा पाचक का भाग हो गया। ये हो गया जो आहार नाल का भाग हो गया। अब हम लोग बारी बारी से बात करते हैं कि मुख क्या है, कौन कौन सा चीज मुख में पाया जाता है। जितने भी मुख में चीज पाया जाता है उसके हम लोग चर्चा करते हैं। तो उसके बाद बारी बारी से पहले मुख, ग्रासनाली, अमाशय ऐसे करके पूरा का वर्णन करेंगे। फिर लार ग्रंथि सबको निपटाएंगे। तो इसको साफ करते हैं। अगर मन है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट एक भी छोड़ना नहीं है। चलिए आइए तो हम लोग देखते हैं किसके बारे में बात हुआ, तो मुख के बारे में। सबसे पहला टॉपिक था किसका, आहार नाल में मुख। अब कुछ कहता है जो मुख है हमारा, जो मुंह, इसको हम लोग मुख गुहा भी बोलते हैं बायोलॉजी भाषा में, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मुख है, सबसे पहले मुख के बारे में जानते हैं। मुख कहा जाता है कि इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। मुख में कितने जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। और समझना, 32 दांत पाए जाते हैं। कितने दांत, 32 दांत पाए जाते हैं। उसके अलावा एक जिह्वा पाई जाती है। ठीक है, याद रखना कि मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। दूसरी बात, इसमें 32 दांत पाए जाते हैं और एक जिह्वा पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा अभी 3 जोड़ी जो लार ग्रंथि पाए जाते हैं वो कौन कौन होते हैं बबुआ, तो 3 जोड़ी जो लार ग्रंथि होते हैं इसको हम लोग पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि और सबमैंडिबुलर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। कितने जोड़ी लार ग्रंथि, 3 जोड़ी है जो लार ग्रंथि पाए जाते हैं। पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि और सबमैंडिबुलर ग्रंथि। अभी जो पैरोटिड ग्रंथि है, पैरोटिड ग्रंथि जो होती है बाबू, ये सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। अगर कभी पूछा जाए तो बताओ कि मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि होता है जो कौन होता है, तो वो होता है बाबू कौन, पैरोटिड ग्रंथि। यही पैरोटिड ग्रंथि क्या करता है, सांप में जहर का काम करता है। तो बाबू सांप में जहर का काम करता है। अगर सांप यानी जो पैरोटिड ग्रंथि द्वारा जो रस स्रावित होता है, यही कुछ करता है, सांप में जहर का काम करता है। सबलिंगुअल ग्रंथि होता है और एक क्या होता है, सबमैंडिबुलर ग्रंथि होता है। अब इस तीनों ग्रंथियां से 3 प्रकार के कुछ होते हैं एंजाइम स्रावित होते हैं। तीनों ग्रंथियां से कुछ होते हैं 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित होती है। सबसे पहला जो है बबुआ, लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम। ये क्या होता है ना, ये लाइसोजाइम है जो जीवाणुओं को मारने का काम करता है। देखिए कैसे, कहने का मतलब ऐसा है कि अगर हम लोग कोई चीज़, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अभी हम पढ़ा रहे हैं, ऐसे करके मिटा दिए, इस चीज़ को हम मिटा दिए, मिटा रहे, कुछ कीटाणु तो हमारे शरीर में जरूर लगा होगा, लगा है ना, लगा है। या फिर हम लोग भोजन करते हैं तो कभी कभी कहा था उस पर मक्खियाँ बैठ जाती है, उस पर कुछ खाते खाते उस पर मक्खियाँ अपना जो पोटी कर देती है, करता है कि नहीं करता है, मानता है, यस। अब क्या होता है कि ऐसे में हम लोग उसको भोजन को कर लिए, तो भोजन को कर दे तो उसमें कुछ कुछ कीटाणु गया होगा, एकदम गया होगा। अब उसमें क्या होता है कि ये जो लाइसोजाइम है वो स्रावित होकर के जीवाणु को मार देता है। जीवाणु को क्या करता है, मार देता है। लाइसोजाइम जो है छोटे छोटे बच्चों में जो जन्म लेता है, वो बच्चों में, मतलब जन्म लेता नहीं है, मतलब जो गुड़कता है ना, वो बच्चों में लाइसोजाइम नामक हार्मोन ज़्यादा स्रावित होता है, एंजाइम ज़्यादा स्रावित होता है। कारण क्या, कि देखा होगा कि छोटा बच्चा को हम लोग कहीं रख देते हैं तो वो क्या करता है, छोटा बच्चा को कहीं रख देते हैं तो कोई भी चीज़ दो ऐसे करके मुंह में ले लेगा। जैसे मार कर दिया तो मार कर कहाँ ले जाएगा, मुंह में। अगर चप्पल तक दे दिया तो चप्पल को डायरेक्ट कहाँ ले जाएगा, मुंह में। ऐसा देखा है कभी छोटा बच्चा को कि कोई भी चीज़ दो डायरेक्ट मुंह में ले जाता है। तो उससे क्या है कि उसमें कीटाणु रहता है। अब कीटाणु तो बच्चों को जानने लगा तो उसमें ज़्यादा स्रावित होता है, यानी पूरा लार एकदम ये ले पूरा टपकते रहता है। तो वो जितने ज़्यादा स्रावित होगा उतने ज़्यादा कीटाणु को क्या करता है, मारता है। ठीक है, तो लाइसोजाइम जितने ज़्यादा कुछ होगा, स्रावित होगा, उतने ज़्यादा कीटाणु को मारता है। यानी कहा जाता है कि मनुष्य के मुख में प्रतिदिन 1.5 लीटर, कितना लीटर बाबुआ, 1.5 लीटर है जो लार बनता है। मनुष्य के मुख में एक दिन में कितना लीटर, तो 1.5 लीटर है जो लार बनता है प्रतिदिन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्या था बाबू, लाइसोजाइम, जो कुछ करता है जीवाणुओं को मारने का काम करता है। दूसरा है बाबू टाइलिन। ऐसे तो हम लोग से पूछा जाता है कि हमारे मुख में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, टाइलिन एंजाइम। तो टाइलिन एंजाइम क्या करता है, ये मंड यानी चोकर, मंड किसको कहते हैं, जो भोजन का ऊपरी परत होता है ना, उसको हम लोग मंड कहते हैं या चोकर कहते हैं। जैसे आटा देखा, आटा को चालते हैं तो उसमें से कुछ कुछ कण निकलता है, तो वो उसको कहते हैं, उसी को कहते हैं मंड यानी चोकर कहते हैं। तुम आटा का कितनों चाल लेगा तो उसमें कुछ न कुछ चोकर रह ही जाएगा, और वो जिसमें जितने ज़्यादा चोकर होगा वो उतने हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है,
क्योंकि ये है जो आसानी से पच पाता है। लेकिन अगर इसमें क्या होता है ना कि जो मैदा होता है, मैदा में पूरा जो है चोकर को हटा दिया जाता है। इसके कारण देखना था, मैदा आटा के अपेक्षा बहुत चिकना होता है और वो जल्दी पचता नहीं है हमारे शरीर में। अगर तुम 5 रोटी मैदा को खा लिया, 5 रोटी तुम खा लो अति का मतलब आटा गेहूँ का, तो बाबू कौन ज़्यादा पहले पचेगा? गेहूँ वाला। कारण क्या है कि उसमें चोकर की मात्रा है। मैदा को अगर 5 रोटी खा लेगा तो वो जल्दी पचने वाला नहीं है। ठीक है, तो यानी जो टाइलिन है वो मंड यानी चोकर को पचाने का काम करता है, और यही चोकर में होता है कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ से ये भी याद रखना कि मुख में ही कोची का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। 10वां में पूछा गया है क्वेश्चन, यानी कार्बोहाइड्रेट का कुछ होता है पाचन होता है मुख में। मुख में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगला है म्यूकस। म्यूकस किसको कहते हैं? म्यूकस हम लोग कहते हैं भोजन। ये भोजन को चिपचिपा बनाता है। भोजन को क्या करता है? चिपचिपा बनाता है। जैसे कहने का मतलब है, अब हम लोग भोजन किए, ठीक है, भोजन किए, अब भोजन को किए तो उसमें तो पहले से चिपचिपा होता नहीं, तो अब भोजन को जब तक चिपचिपा नहीं करेंगे तब तक हमारे पेट में नहीं जाएगा। तो भोजन को चिपचिपा बनाने के लिए क्या करता है? म्यूकस है जो एक एंजाइम होता है, म्यूकस एंजाइम स्रावित होता है और भोजन को हम लोग क्या करता है? चिपचिपा बनाता है। जैसे देखो, हम लोग कोई खा रहे हैं, कुछ खाते खाते हैं जो उसमें कंकड़ पत्थर आ जाता है तो उसको उगल कर देखते हैं, तो भाई पत्थर हटा दें, आप फिर मार दी, ये अल्लाह, है ना, ये अल्लाह मार दिया। तो यानी कुछ है म्यूकस है जो भोजन को चिपचिपा बनाता है, मतलब लसलस बनाता है। लसलस नहीं बनाएगा तो हमारा कंठ से नीचे अमाशय में नहीं जा पाएगा, पेट में नहीं जा पाएगा, अगर चिपचिपा नहीं बनेगा तो। इसलिए उसको पूरा चबा चबा कर घुला घुला कर कुछ करते हैं? चिपचिपा बनाते हैं। उसके साथ साथ जब चिपचिपा बना दिया बाबू, अब जब चिपचिपा बनाता है उसको हम लोग कुछ कहते हैं? बोकस कहते हैं। कुछ कहते हैं? बोल यानी एक बोला, बोलने नहीं आ रहा भाई, बोलस कहते हैं, बोलस कुछ कहते हैं? बोलस कहते हैं, ठीक है। बोकल्स, बोकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बोकल्स कहते हैं। हाँ बोकल्स कहते हैं, जो भी है बोकल्स, बोकल्स, हाँ ठीक है, बोकल्स कहते हैं, है ना। जो भोजन को जो चिपचिपा बनाता है उसको कुछ कहते हैं? बोकल्स कहते हैं, ठीक है। अब है जो हमारे शरीर में कुछ मुख में, अब कितने, तो मुख में बताया कि बाबू मुख में सबसे पहले 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। तीनों जोड़ी लाल ग्रंथि से हार्मोन एंजाइम स्रावित होता है, लाइसोजाइम, टाइलिन और म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बनाता है। टाइलिन क्या करता है? मंड या चोकर का पाचन करता है। और लाइसोजाइम है जो जीवाणुओं को मारने का काम करता है। मुख में ही बाबू कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। मुख में ही कौन सी का पाचन हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। उसके साथ साथ इसमें 1.5 लीटर कुछ पाए जाते हैं, तो 1.5 लीटर हमारे मुख में एक दिन में लार बनता है, ठीक है। और कोई दिक्कत? हमारे मुख में 32 वो है जो दांत होते हैं। कितना बाबू? तो 32 दांत होता है, एक जीवा होती है। ये 32 दांत होते हैं। बायोलॉजी में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का 32 दांत होते हैं वही स्वस्थ माना जाता है ना। जिस व्यक्ति में कितने दांत? 32 दांत होते हैं, उनको कुछ माना जाता है? एक स्वस्थ प्राणी माना जाता है। कोई दिक्कत? अच्छा, बायोलॉजी भाषा में। अब दांत है जो कितने प्रकार के होते हैं? तो कहा जाता है कि दांत 4 प्रकार के होते हैं। जब दांत का स्पेशल एक वीडियो लेकर आएंगे तो दांत के बारे में बता देंगे। यहाँ तक ये मुख में हो गया। अच्छा, अगला कुछ है बाबू, अगला है, हाँ अगला है ग्रास नली। अगला क्या है? ग्रास नली। ग्रास नली के बारे में सुनिएगा पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले ग्रास नली की जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है बाबू? 25 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से तो ये तो मुख था, मुख के चर्चा हो गया, मुख बाबू खत्म हो गया, ठीक है। मुख के बारे में क्या हो गया? खत्म। अभी जो है यहाँ से चल करके यहाँ तक जो आया एक पतला नलीनुमा, ये होता है जो कुछ होता है ग्रास नली होता है। इसे आपको लिख देंगे, टेंशन नहीं लो कि मुख क्या है, ग्रास नली क्या है, एक बार लिख देंगे, अभी बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो देखो ग्रास नली है, ग्रास नली की लंबाई कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। ये एक पतला नलीनुमा नलीनुमा तो संरचना होता है, लेकिन कर्माणु कुंचन होता है। कर्माणु कुंचन, कर्माणु कुंचन, कर्माणु कुंचन नली होता है ना। यानी जो है ये कर्माणु कुंचन नली होता है। कर्माणु कुंचन कहने का मतलब कैसा? यानी कुछ है इस प्रकार से, ऐसे ये परमाणु कुंचन। जैसे भोजन यहाँ रहेगा तो यहाँ फैला हुआ रहेगा, जैसे भोजन यहाँ आ गया तो यहाँ फैल जाएगा, यहाँ वाला भाग कुछ हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, फिर यहाँ सट जाएगा, फिर भोजन यहाँ आया तो ये फैल जाएगा, बाकी ऊपर के सिकुड़ जाएगा। इसीलिए हम लोग उलट के खाएं, पलट के खाएं, सूत के खाएं, उठ के खाएं, कैसे भी खाएं एकदम अंदर ही जाएगा, है ना, बाहर कभी ना आएगा। कारण क्या है? क्योंकि हमारे जो ये नली है वो कर्माणु कुंचन है कि ऊपर जैसे जैसे भोजन नीचे जाता है वैसे वैसे ऊपर सटता जाता है। जैसे देखो अब ऐसा ना कि भोजन किए तो ऐसा कभी हुआ है कि भोजन किए
वो अंदर के ऐसे किया तो ढबाक से जाकर करता है नहीं, कहीं नहीं करता, एकदम आराम आराम से भोजन जाता है। आराम आराम से भोजन जाने के बजाय कि यहाँ फैलता है फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है फिर सिकुड़ता है, तो ऐसे करके भोजन जाता है, तो आराम से भोजन चला जाता है। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट इसमें हम बोल सकते हैं कि ग्रास नाली में भोजन का पाचन नहीं होता। ग्रास नाली में भोजन का पाचन नहीं होता है। इसका काम खाली है बाबुआ कि भोजन को मुख से ला करके कहाँ दे देना, तो अमाशय को दे देना, अमाशय को कुछ कर देना, दे देना। यहाँ पर एक बात याद रखना, यहाँ पर एक होता है एपिग्लोटिक्स, जो आ करता हुआ तो कभी एक ऊपरी से लटका होता है, हाँ लटका होता ना, तो उसको हम लोग कहते हैं एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स क्या करता है, तो श्वास नाली और ग्रास नाली को अलग अलग करने का काम करता है। अगर देखो मान लीजिए कि हम लोग भोजन कर रहे हैं, जैसे उसको मुख में ही बता देना चाहता है कि मुख में कुछ होता है, एक एपिग्लोटिक्स होता है। अब ये कुछ करता है, श्वास नाली और ग्रास नाली को अलग करता है। अगर माने कि हम लोग भोजन कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग भोजन कर रहे हैं, अगर भोजन को हम लोग अंदर निकलते हैं तो वो क्या करता है कि जैसे भोजन को अंदर किए तो वो श्वास नाली को बंद करता है, ग्रास नाली को खोल देता है, जिसके कारण भोजन हमको फेफड़ा में न जाकर के कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है। लेकिन अगर यही एपिग्लोटिक्स कभी कभी भुला गया, मतलब तुम कुछ याद कर रहा, कुछ सोच रहा खा रहा, सोच रहा खा रहा, मतलब किसी को याद कर रहा, तो वो एपिग्लोटिक्स है ना, वो माइंड भटक जाता है। माइंड है जो एपिग्लोटिक्स को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, बैलेंस बनाता है। अच्छा ठीक है, लाइन कट गया, लेकिन इसको समझा के बाकी रह देते हैं। अब कुछ है कि जो है एपिग्लोटिक्स है जो हमारे माइंड को कुछ करता है, ट्रीट करता है। अब एपिग्लोटिक्स से अगर बात भुला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, भोजन अमाशय में जाने के बजाय फेफड़ा में चला जाता है। जैसे ही फेफड़ा में जाता है तो फेफड़ा को कोई चीज़ चाहिए, श्वास चाहिए, है ना, फेफड़ा को कोई श्वास। अब श्वास नली जाम हो जाता है, जैसे श्वास नली जाम हो जाता है तो वो क्या होता है, व्यक्ति अलबलाने लगता है। तो श्वास नली यानी फेफड़ा जो एक प्रकार के प्रेशर लगाता है, क्या करता है, प्रेशर लगाता है, तो वो नाक के मुँह शरीर से कुछ कर देता है, बाहर कर देता है, ठीक है। तो वो जैसे फेफड़ा प्रेशर लगाता है अंदर से, तो पूरा एकदम नाक के मुँह, तो फिर मम्मी बोला थी बाबू सर गले लगा, कोई याद कर, बाबू कोई के याद कराल थे, बाबू की कोई याद ना करल थे, बाबू कोई के याद करल थे। इसका कारण क्या है, वह जो सरक गया। तो बाबुआ तो ये था श्वास अति, तो इतना मुख था। बाकी अगले वीडियो में जो हम लोग कुछ बता देंगे श्वास नाली के बारे में, ताकि लाइन कट गया। अगले वीडियो में ग्रास नाली, अमाशय, अग्नाशय सबके बारे में चर्चा कर देंगे। तो आज फिर इतने रहने देते हैं, बाकी अगले एपिसोड में।